वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं। हमारे एक्सपर्ट, आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर सचिन सावडे, एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद। सचिन, आई थिंक मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता दूं, आई थिंक a month and a half back, सचिन was the only analyst जो ये बोल रहे थे कि मार्केट उनको अच्छा नहीं लग रहा, मार्केट नीचे जाएगी। और वो लेवल्स जो उन्होंने बोली थी उसी के आसपास हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। सचिन, अब आपको ही बोलना पड़ेगा, क्या ये बॉटम के बहुत करीब है हम, या फिर अभी और पेन है? क्योंकि एवरी बाउंस बैक इज बीइंग सोल्ड ऑफ। आप कोई भी रिकवरी देखते हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रही, वो ऊपर के लेवल्स पे बिक जाती है। तो क्या करेंगे? इसको ही बोलते हैं क्लासिक पैटर्न ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो बेसिकली। तो ये जो लोअर लो तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब ये लोअर हाई बनता है, ये जो लोअर हाई है इसी को हम लोग एकदम प्लेन भाषा में अगर मुझे बात करनी है तो उसको बोलते हैं बुल ट्रैप। तो आज जो 16 मार्च में क्या हुआ था कि जो बॉटम बना था 22,955 और जो कल का जो हाई था 23,862, ये एक ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रैली आई है। अब ये 900 पॉइंट्स की रैली काफी अच्छी रैली थी, हायर हाई बन रहा था बेसिकली। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा था, विच वाज मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। स्पॉइलर जो हुआ वो आज हुआ है ना। और ये जो था कल का जो रिवर्सल भी था बेसिकली वो आया है 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। ये जो लेवल मैं काउंट कर रहा हूँ वो काउंट कर रहा हूँ 3 फरवरी का जो हाई है 26,341, वहां से 16 मार्च का जो लो है 22,955, उसका 23% जो आ रहा है वो 23,750 पे आ रहा है। और ये एक्चुअली क्या होता है, फिबोनाची का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है और ये सबसे वीकेस्ट होता है। यहाँ पे बहुत ही कम हमें ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लें, लेकिन अगर कोई इंडेक्स हो गया या कोई स्टॉक हो गया यहाँ पे अगर अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत वीक है। तो अभी कल तक तो ये पता नहीं था कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेना है, क्योंकि कल बुलिश कैंडल क्लोजिंग थी। लेकिन उसका कंफर्मेशन आज हमें समझ में आया है कि कल का जो रेजिस्टेंस था वो उसने ले लिया है। और ये एक बोलते हैं फ्लॉ भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हमें पता था कि यहाँ पे कॉशियस रहना है। तो हम लोग कॉशियस काफी थे। और ऑफकोर्स तीसरा दिन था तो उसमें क्या हुआ था, जो आरएसआई थे वो काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे हो चुके थे। 13 मार्च का अगर मैं आरएसआई का रीडिंग चेक करूं तो ऑलमोस्ट 24 लेवल्स पे आ चुका था डेली चार्ट पे। तो इसमें क्या हो गया कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा था कि डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुका है। आर्ली चार्ट में देखेंगे तो आर्ली चार्ट में ओवरसोल्ड तो ओवरसोल्ड हो चुका था। ये जो 955 का जो लो बनाया था 16 मार्च को 10:15 बजे, तो ये जो लो था ये एक हैमर कैंडल का लो बनाया था। तो हैमर में क्या हो जाता है कि एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, तो वो ये बाउंस भी हमने कैप्चर किया था। हमारे जो आईडीबीआई में हमने हमारे जितने भी निवेशक है उनको ये अलर्ट किया था कि यहाँ से हमें एक बाउंस दिख रहा है। बट ये बाउंस ही था, ये वर्ड भी हमने प्रॉपर यूज किया था। और एक जो पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन आरएसआई, तो उसमें क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है लेकिन आरएसआई ऊपर जाता है, तो लोअर हाई बनता है आरएसआई में। तो ये भी क्लियर कट विजिबल था, लेकिन आरली चार्ट में था। तो आरली चार्ट की अपनी एक क्षमता होती है। तो आरली चार्ट पे अगर आप 1000 पॉइंट को ऑलमोस्ट अगर एक बाउंस देख रहे, तो ये मेरे हिसाब से तो काफी हेल्दी बाउंस था, है ना। तो ये कमा के मिल गया, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे यही होता है कि इसने निकलने का मौका नहीं दिया। अगर किसी ने ये बाउंस को खेला भी है और अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हाँ, तो यहाँ पे आज बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन, तो ऑलमोस्ट अगर मैं कल के क्लोजिंग से चेक करूं तो आज का जो ओपनिंग है वो 580 पॉइंट्स डाउन था। तो मतलब कि इतना निफ्टी में भी जब इंडिकेट कर रहा था तो 400 450 के आसपास ही कर रहा था, और जब एक्चुअल खुला तो और पेन था। लकीली खाली क्या हुआ कि खुलते ही वो एक फर्स्ट 5 मिनट्स का जो बाउंस था वो काफी अच्छा बाउंस आया, तो वहां पे बहुत लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला होगा, वहां से भी सेल ऑफ आया। तो अभी अगर मैं चेक करूं तो आज जो फर्स्ट 1 आवर का जो हाई है और फर्स्ट 1 आवर का जो लो है उसके अंदर कामकाज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी जो बाउंस भी आ रहे हैं वो इतने शैलो बाउंस है कि वो होल्ड भी नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी है। और बीच में मैंने शायद एक बार आपको इंट्रोड्यूस भी किया था कि मैं केल्टनर चैनल करके एक इंडिकेटर है, केल्टनर चैनल बोलते हैं, जब बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ही रहता है, बट ये थोड़ा सा स्क्वीज नहीं होता है वैसे, या फट नहीं जाता है, बलून टाइप नहीं बनता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है।
तो उसके लोअर बैंड पे काम कर रहा है, तो इसका लोअर बैंड बेसिकली बेरिश इंडिकेशन है। जो अभी भी आप देखेंगे तो आरली चार्ट पे भी लोअर बैंड पे काम कर रहा है, मतलब विच इज वेरी बेरिश। इवन जो आरएसआई की मैं बात कर रहा था वो जो बीच में ओवरसोल्ड लेवल्स हो गए थे, तो वो इतने ओवरसोल्ड हो गए थे कि ऑलमोस्ट 20 के लेवल्स हमने आरएसआई देखे थे आरली चार्ट में, जो बहुत ही रेयर दिखते हैं, इतना दिखते नहीं है। तो वहां से जो बाउंस आया था कल का, वो 63 लेवल्स तक आरएसआई को लेके चल गया, तो काफी अच्छा बाउंस आ गया था। तो जो कूल ऑफ बोलते हैं वो कूल ऑफ हो गया था। आज अगेन उसने जो सेलिंग मिली है, वो सेलिंग की वजह से क्या हो गया कि अगेन एक स्पार्क कर दिया है नेगेटिव को, और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है हमें आरएसआई में, तो इसका कंटिन्यूएशन है। और जब भी 23.6 से रेजिस्टेंस मिलता है, तो जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो इस केस में 22,955 है, वो ब्रेक होता है। अगेन अगर मैं वीकली चार्ट देखूं, तो वीकली चार्ट पे जो एक अप्रैल में जो गैप अप बना था, वो गैप फिल होने के कगार पे अभी। क्या गैप अप था? वो कौन सा लेवल? हाँ, मैं लेवल बता देता हूँ। वो लेवल था आपका क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता देता हूँ 22,828, जो वीकली क्लोज था 7th ऑफ अप्रैल वाला, और 15th ऑफ अप्रैल का जो लो था 23,207। ये जो लेवल है, ये एक लेवल है, प्लस अगर मैं वहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लूं अप्रैल के लो से, जो है 21,743, और ऑल टाइम हाई तक उसको लेके चले जाऊं 23,373, तो उसका 78.6% ये लास्ट लेवल होती है फिबोनाची की, कि यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिल जाए। तो वो लेवल भी आ रही है 22,734 पे। तो मैं एक 700 राउंड फिगर बोल देता हूँ, तो बेसिकली 22,700 से लेके 23,200 ये एक डिमांड जोन मेरे लिए फिलहाल है। अगर ये डिमांड जोन नहीं होल्ड किया, तो नीचे में अब मेरे पास एक लेवल है जो 21,900 है, जो 200 वीक मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल वीक मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे फिर मार्केट आ जाएगा, और यहाँ आ ही गया तो वो जो प्रीवियस स्विंग था अप्रैल का 21,700 का, वो उसको रिटेस्ट तो आराम से कर लेगा। तो मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहाँ पे बॉटम हो गया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे टेल लेवल अभी भी हाँ हम लोग देख रहे कि हो सकता है। ठीक है, तो बॉटम इज नॉट इन प्लेस, मैं ये स्पष्ट रूप से बता दूं अपने व्यूअर्स को। तो पेन थोड़ा और हो सकता है, तो अगर आप एक्यूमुलेट करें तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट व्यूअर जो है वो है आबिद पूछते हैं विक्रम सोलार के बारे में। विक्रम सोलार को में क्या करना चाहिए? हमने देखा कि सोलर से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपका क्रूड जो है वो महंगा हो गया, 120 के पास गया था, आज फिर 110 के ऊपर 112 के आसपास ब्रेंट काम काज कर रहा है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? ये स्टॉक तो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। मतलब फिर भी अगर लेवल चाहिए तो मैं लेवल बता देता हूँ, 174 की लेवल है। अगर इस बार 174 ब्रेक करता है तो अगेन वो लोअर लो बना देगा, और उस केस में 162 लेवल जो उसका स्विंग लो है 27 फरवरी का, वो भी ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू बी कॉशियस, राइट? यस यस। उन्हीं का एक और सवाल है, आइसोलेशन एनर्जी उनके पास है 1500 क्वांटिटी एट 100 रुपीज। 1 साल के लिए वो रह सकते हैं निवेशित। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें? अभी इसमें आई थिंक ये रिसेंटली लिस्टेड है, 9 मार्च को ही लिस्ट हुआ है। इसमें ज्यादा मेरे को डेटा तो नहीं दिख रहा है, मैं एक बार बीएसई में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो आई थिंक ये अभी रिसेंटली एनएसई में लिस्ट हुआ है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेन कोड में आ गया। पहले खाली बीएसई लिस्टिंग था। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बेसिकली, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी एक लेवल दे देता हूँ, 92 एक लेवल है, इसके नीचे तो इनको एग्जिट करना चाहिए। इससे पैसा बनाना तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है ये स्टॉक से। पैसा बनाना कहाँ पे आसान लग रहा है आपको सचिन जी अभी? डिफिकल्ट सवाल। कुछ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है, मैंने कल ही एथर एनर्जी है, इसको रिकमेंड किया है मैंने हमारे यहाँ पे, और उसका जो अभी भाव चल रहा है ऑलमोस्ट हम लोग जो रिकमेंडेशन प्राइस है वहीं पे है, 759 पे चल रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट, हाँ एथर एनर्जी, इसका जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो 894 पे देख रहा हूँ, सेकंड टारगेट 994 पे देख रहा हूँ। जो ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे तो 17% अपसाइड है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 31% है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा जो हम लोगों ने दिया है वहां पे, वो 684 क्लोजिंग बेसिस पे दिया हुआ है, डेली क्लोजिंग बेसिस।
तो अगर 684 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो जो हम लोग ने व्यू दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा और फिर हम लोग हमारे जो क्लाइंट्स उनको एग्जिट करा देंगे। तो ये फ्रेश कॉल है जो आज भी इस मार्केट में पॉजिटिव है। कल ही रिकमेंडेशन किया था, बावजूद गैप डाउन के ये स्टॉक ने अपना रेजिलियंस दिखाया हुआ है और ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो ऐसे स्टॉक्स में रहना मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। चलिए, एक स्टॉक तो आपने बता दिया एथन एनर्जी। प्रोग्राम के दौरान आप बाकी स्टॉक्स के नाम भी लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल जो है शुभ का है। वो पूछते हैं ओएनजीसी 285 पे और एनएमडीसी 83 पे और टोरेंट टोरेंट पावर 1489 पे कब प्रॉफिट होगा और किस हाई पर एग्जिट मिलेगा? एक एक करके बात कर देते हैं। ओएनजीसी ओएनजीसी मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, इसका ट्रेंड अभी भी अप ही है। तो ये अभी जो करेक्शन आया था रिसेंट, ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए आया था और क्रूड ऑयल के रिलेटेड, बिकॉज क्रूड ऑयल इतना महंगा होके वापस सस्ता हो गया था, अगेन अब महंगा हो रहा है। तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का जो हमारा व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और महंगा ही होगा, और नहीं भी हुआ तो एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहने वाला है। बहुत ही चीप में मिलेगा ऐसा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मतलब बेसिकली अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो क्रूड ऑयल $80 के ऊपर ही रहने वाला है, और एलिवेटेड लेवल्स के देखेंगे तो 100 एंड 110 के ऊपर इसका मेंटेनेंस दिख रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा $80 भी आ जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा, अगेन वो बाउंस ही लेगा। और ऊपर में 130, 140, 150 लेवल्स हम देख सकते हैं जो बहुत ही एलिवेटेड है। और आज भी देखेंगे तो आप जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जैसे दुबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वहां पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट जो एक्चुअल बिक रहा है बैरल्स के हिसाब से, जो फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं वो ये रेट पे नहीं मिल रहा है जो आपको दिख रहा है एमसीएक्स पे, या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट में WTI में दिख रहा है, या आपको ब्रेंट क्रूड जो दिख रहा है वो भाव पे नहीं दिख रहा है। वो बिक रहा है आज भी 134, 140, 145 लेवल्स पे बिक रहा है फिजिकल डिलीवरी। तो एक्चुअल जो देखेंगे तो वो भाव पे ही चल रहा है, बिकॉज सप्लाई डिसरप्शन कंटिन्यूस है। पेपर में क्या हो जाता है कि आप पूरा वर्ल्ड का एनालिसिस करते हो कि यहाँ से भी सप्लाई आ रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, तो उसका डिमांड सप्लाई का रेट है। बट जब आप एक्चुअल खरीदने जाओगे तो वो रेट पे नहीं मिल रहा है। ये क्लासिक केस है जो हमने सिल्वर में भी देखा था कि सिल्वर में जो एक्चुअली भाव दिख रहा है वो नहीं था, एक्चुअल फिजिकल में बहुत ज्यादा दिख रहा था, है ना। जैसे हम लोग ने शंघाई मार्केट का भी चेक किया था, सेम क्लासिक केस चल रहा है। कमोडिटीज का यही प्रॉब्लम है कि जो पेपर पे दिखता है वो फिजिकल लेने जाओ तो बिकॉज डिलीवरीज लग जाती है, उसके एडिशनल चार्जेस है, बहुत सारी चीजें। और इस माहौल में जब वो नहीं मिलता तो वो एक्स भाव पे ही चलता है। ये बताइए, आप गोल्ड और सिल्वर पे करना क्या है? गोल्ड भी $5000 के नीचे और सिल्वर तो 75 के आसपास आ चुके हैं। मैं कहूंगा कि 2026 में गोल्ड इज किंग एंड सिल्वर, बिकॉज गोल्ड के रिलेशन में ही रहता है तो वो भी ऊपर ही रहेगा। हाँ, कंपेयर टू गोल्ड इस बार सिल्वर इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा ये साल, बट नेक्स्ट ईयर फिर सिल्वर की जैसे बोल सकते हैं कि चांदी ही चांदी है 2027। तो अगेन फिर ये जो लेवल्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से ये लोवेस्ट लेवल्स रहेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर। आप पीछा नहीं छोड़ेंगे गोल्ड और सिल्वर का? नहीं, आगे आप देखो ये अभी मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो जियो पॉलिटिक्स जितना मैं समझता हूँ, है ना, और प्लस मेरा जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का, ये कंबाइन जब मैं करता हूँ तो मुझे नियर टर्म में 2033 तक तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि ये सब जो चल रहा है प्रॉब्लम की यहाँ पे वॉर हो रहा है वहां पे वॉर हो रहा है वो खत्म होते हुए। तो आप देखो मेरा ये बहुत लंबा मैं व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, और यही बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये किधर ना किधर वर्ल्ड में चलता ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, उसके भी संकेत नहीं है, ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम्स है ये इनफ है आपके गोल्ड और सिल्वर को ऊपर रखने में। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो